ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर किसी कॉरपोरेशन को लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत है, ठीक है, तो वो कॉरपोरेशन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक हो गया? तो सिंपली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर इशूड बाय लार्ज कॉरपोरेशंस टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, तो ये कोई भी कॉरपोरेशन अपनी मर्जी से उस तरह से इशू नहीं कर सकती। इसका एक लीगल प्रोसेस है कि कॉरपोरेशन क्या करेगी। कॉरपोरेशन सबसे पहले अपने आप की क्रेडिट रेटिंग कराएगी। मतलब पाकिस्तान में जो है वो हमारे पास जो है वो पैक्रा है, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, इसी तरह से JCS VIR है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जिनसे क्रेडिट रेटिंग की करानी होती है। जिन ये कंपनीज रिस्क को वैल्यूएट करके देती हैं कि ये कंपनी का सपोज PIE अगर बॉन्ड इशू करना चाह रही है तो PIE सबसे पहले जो है वो पैक्रा से क्या करेगी, अपनी एवेल्यूएशन कराएगी। पैक्रा जो है वो बताएगी कि इस कंपनी का रिस्क कितना है। ठीक है, वो AAA है या B कैटेगरी का जो है वो रिस्क है, या किस कैटेगरी का जो है वो इनका बॉन्ड जो है वो होगा। उसके बाद ये अप्रूवल ली जाती हैं। इसमें SCCP से अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, तो SCCP वगैरह से अप्रूवल लेने के बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके बिहाफ पे बॉन्ड्स को फिर इशू उस तरह से जो है वो कराते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं बॉन्ड इशू करने में। ठीक है जी, तो सेमी एनुअल इनकी कूपन पेमेंट्स होती हैं, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन इनका डिफॉल्ट रिस्क होता है। डिफॉल्ट रिस्क से हमारी मुराद ये होती है कि अल्टीमेटली कॉरपोरेशन डूब सकती है। ठीक है, तो कॉरपोरेशन अगर डूब गई तो डेफिनेटली आपके पैसे फंस सकते हैं, आपके पैसे जो है वो ज़ाया हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमने इससे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, ट्रेजरी बॉन्ड जो है या ट्रेजरी बिल्स वगैरह, ये अल्टीमेटली इनका डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं कर सकती। ठीक है, गवर्नमेंट ने सपोज अगर पाकिस्तानी लोगों से कर्जा लिया हुआ है और वो कर्जा वापस करना है तो गवर्नमेंट नोट छाप के भी कर्जे को वापस कर सकती है जी। ठीक हो गया? तो हमारे जो सर बॉन्ड, इनका होता है डिफॉल्ट हाँ उधर इनका डिफॉल्ट रिस्क डिफॉल्ट रिस्क। होता है। मतलब जो कॉरपोरेशन है इसका डिफॉल्ट रिस्क होता है। मतलब कॉरपोरेशन में भी डिफॉल्टेड कॉरपोरेशन जो है वो उनके उसके पास पैसे नहीं है तो कॉरपोरेशन कहती है कि जी मैं जो है वो पैसे नहीं आपको पे कर सकती। तो उस सूरत में कॉरपोरेशन फिर बैंकरप्सी में चली जाती है। उसका फिर वो अगेन एक प्रोसीजर है। ठीक है, वो प्रोसीजर उसका ये है कि बैंकरप्सी कोर्ट में जो है वो केस चलता है। कोर्ट उसके उनके असासे सीज कर लेती है, फिर वो असासे बेच के जो है पैसे जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगेन द थिंग इज कि इनका डिफॉल्ट रिस्क होता है एक्चुअल में। ठीक है, अच्छा अब बॉन्ड जो है ये एक ना फ्लेक्सिबल टाइप की सिक्योरिटी है। बॉन्ड में ना आप चीजें ऐड कर सकते हैं। मतलब सिंपली 5 साल का बॉन्ड होगा, 2.5 साल का बॉन्ड होगा, 50 साल का बॉन्ड होगा। ठीक है, इट कैन बी डिसाइडेड। ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होगा या इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा। ठीक है, फिक्स से मतलब के 10% इंटरेस्ट रेट है फॉर द होल लाइफ ऑफ द बॉन्ड या टिल द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आप कहें कि जी काइबर प्लस 3% है। और वो काइबर प्लस 3% का मतलब ये है कि जैसे जैसे काइबर मूव करेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या होता रहेगा, वैसे वैसे इंटरेस्ट आपका मूव करता रहेगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो इन जो ये जो शरायत है हमारी, मतलब ये जो बॉन्ड के फीचर्स हैं, ठीक है, इनको हम कवर्नेंट्स बोलते हैं। मतलब जो टर्म्स हैं ये जो कि बॉन्ड पे लिखी होती हैं। तो बॉन्ड कवर्नेंट्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि सपोज हम कहते हैं कि अगर हम सुकूक या इनकम बॉन्ड इशू करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक शर्त ऐड हो जाएगी कि बॉन्ड जो है ये इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, ये इनकम पे करेगा फ्रॉम ए स्पेसिफिक एसेट। तो वो उस स्पेसिफिक एसेट से फिर जितने भी इनकम आएगी वो जो है वो बॉन्ड होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड अगेन ये जो शरायत जिस डॉक्यूमेंट पे लिखी होती हैं ये क्या होती है, ये हमारा बॉन्ड इंडेंचर कहलाता है। ठीक हो गया? तो बॉन्ड इंडेंचर इज द डॉक्यूमेंट या सिक्योरिटी जो इशू होती है उसको हम इंडेंचर बोल देते हैं, और उस पर जो शरायत लिखी होती हैं उनको हम कवर्नेंट्स के नाम से याद कर लेते हैं, उसको हम कवर्नेंट उस तरह से जो है बोल देते हैं।
तो बॉन्ड कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, मतलब इनके अलावा भी फॉर्म बॉन्ड की हो सकती है। मतलब सिंपली स्पीकिंग तो देखो यहाँ पे ना सीन ये होता है कि जो कॉरपोरेशन है उसको पैसे चाहिए होते हैं। तो कॉरपोरेशन को जब पैसे चाहिए तो कॉरपोरेशन उसमें फिर बॉन्ड को लुक्रेटिव बनाने के लिए, ठीक है, क्या करता है वो डिफरेंट फीचर्स ना उसमें फिर ऐड जो है वो करती है। ठीक है, उसमें अगेन बॉन्ड को ज्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है, बॉन्ड का जो कैश फ्लो है वो डिसाइड किया जा सकता है कि कितने अरसे के बाद किस किस तरह से उस तरह से हमें मिलेगा। तो और भी फीचर्स ऐड की जा सकती हैं। जो रेगुलर फीचर हैं वो यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हैं। मतलब बॉन्ड कैन बी सिक्योर्ड बॉन्ड, ठीक है, सिक्योर्ड बॉन्ड जो है ये सिक्योर्ड होता है अगेंस्ट ए स्पेसिफिक एसेट ऑफ द फर्म, कि अगर फर्म डिफॉल्ट करती है तो बॉन्ड होल्डर्स को वो एसेट बेच के पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन बॉन्ड होल्डर्स को फिर बाकी नॉर्मल बॉन्ड होल्डर्स से क्या होता है, प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास अनसिक्योर्ड बॉन्ड या डिबेंचर कहलाता है वो। ठीक है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड डिबेंचर होता है, मतलब अनसिक्योर्ड बॉन्ड किसी स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होता। ठीक है, तो कंपनी पे उसका एक जनरल क्लेम होता है। तो इन केस सपोज एक कंपनी के पास सिक्योर्ड बॉन्ड भी है और अनसिक्योर्ड बॉन्ड भी है और वो कंपनी डिफॉल्ट में चली जाती है, तो क्या होता है, सबसे पहले वो स्पेसिफिक एसेट बेचा जाएगा जिसके अगेंस्ट बॉन्ड सिक्योर्ड है। तो उस एसेट को बेच के सिक्योर्ड बॉन्ड को पैसे दे दिए जाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स की बॉन्ड वालों की बारी आएगी। फिर वो कंपनी पूरी बिकेगी या कंपनी के कुछ और एसेट्स बिकेंगे और फिर अनसिक्योर्ड बॉन्ड को उस तरह से पेमेंट जो है वो होगी। तो जो सिक्योर्ड बॉन्ड वाले हैं इनको प्रेफरेंस मिलती है अनसिक्योर्ड बॉन्ड पे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सबऑर्डिनेटेड डिबेंचर वर्सेस सुपीरियर बॉन्ड भी उस तरह से जो है वो होता है। मतलब अनसिक्योर्ड बॉन्ड में भी फिर क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। अगर तो आपके पास जो है वो सुपीरियर, मतलब आपके बॉन्ड में लिखा हुआ है कि दिस इज ए सुपीरियर बॉन्ड, तो आपको फिर पहले पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके बॉन्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो फिर आपका जो है वो क्लेम सबऑर्डिनेटेड होता है टू द सुपीरियर बॉन्ड्स। ठीक है, या फिर अगर आपके बॉन्ड पे लिखा हुआ है कि दिस इज सबऑर्डिनेटेड टू ए स्पेसिफिक इशू, तो आपका बॉन्ड जो है वो सबऑर्डिनेट हो जाता है। मतलब ये प्रेफरेंस है कि सबसे पहले आपके जो सिक्योर्ड बॉन्ड है उनको पेमेंट होगी, फिर आपके सुपीरियर जो डिबेंचर है या सुपीरियर बॉन्ड जो है उनको पेमेंट होगी, और सबसे एंड पे आपके जो सबऑर्डिनेटेड डिबेंचर्स या सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स हैं उनको पेमेंट्स उस तरह से जो है वो की जाती है। तो ये देखो यहाँ पे ना सिक्योरिटी ऐड होगी। मतलब सिंपली स्पीकिंग एक कंपनी है उसके पास उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा सारा लोन इशू किया हुआ है। अब वो अगर नया लोन इशू करेगी तो लोग जो है वो डेफिनेटली रिलक्टेंट होंगे क्योंकि उस कंपनी का रिस्क बढ़ जाएगा। तो कंपनी नए अपने बॉन्ड होल्डर को क्या एश्योरेंस देने के लिए, ठीक है, वो जो है वो सिक्योर्ड बॉन्ड उस तरह से इशू जो है वो कर सकती है, सुपीरियर बॉन्ड उस तरह से इशू जो है वो कर सकती है। अच्छा, फिर बॉन्ड ना कॉलेबल बॉन्ड भी होते हैं। अब कॉलेबल बॉन्ड क्या है? कॉलेबल बॉन्ड जो है कंपनी कॉल कर सकती है बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, अब सिंपली स्पीकिंग हमें कहते हैं कि हमारी जो एक कंपनी है उसका उसका मैच्योरिटी का टाइम ना 20 साल है। ठीक है, लेकिन कंपनी के पास या पैसे ज्यादा आ गए हैं या मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया। सपोज जब हमने बॉन्ड इशू किया था तो इंटरेस्ट रेट 20% था, आजकल मार्केट में जो है 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब सिंपली स्पीकिंग अगर कंपनी पुराने वाले बॉन्ड जो है उसको पैसे दे दे और नए बॉन्ड इशू कर दे तो कंपनी को क्या होगा, कंपनी को काफी ज्यादा सारा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ना कॉलेबल बॉन्ड होते हैं। तो जनरली स्पीकिंग हर बॉन्ड कॉलेबल नहीं होता। ठीक है, अगर बॉन्ड के कवर्नेंट्स जो है वो अलाउ करें, मतलब सिंपली स्पीकिंग बॉन्ड जो है उसमें कवर्नेंट हो कि जी ये कॉलेबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में बॉन्ड जो है वो कॉल किया जा सकेगा, वरना बॉन्ड जो है वो कॉल नहीं किया जा सकता नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी बॉन्ड कब कॉल करेगी, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टर को डेफिनेटली अगर पैसे दे दिए जाएं तो इन्वेस्टर कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो उसको फिर रेट ऑफ रिटर्न कम मिलेगा। तो कॉलेबल बॉन्ड अगेन द थिंग इज कि कंपनी के ऑप्शन पे होते हैं कि कंपनी जो है वो किसी भी टाइम
बॉन्ड को कॉल कर सकती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉलेबल बॉन्ड को। तो कॉलेबल बॉन्ड जो है ये इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से रिस्की कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग इन्वेस्टर जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरता है, कंपनी जो है वो कॉल कर लेती है बॉन्ड्स को। तो इन्वेस्टर जिसने ऑलरेडी जेन बनाया होता है कि हमारा जो है वो 20 साल तक हमें ज्यादा रिटर्न आता रहेगा, वो जो है अगेन अल्टीमेटली उसकी एस्टिमेशन खराब हो जाती है और उसका रिटर्न डिक्लाइन कर जाता है एक्चुअली। अच्छा, जिस तरह से कॉलेबल बॉन्ड होते हैं, मतलब कॉलेबल बॉन्ड इज द बॉन्ड जिसको कंपनी कॉल कर सकती है, मार्केट से उठा के इन्वेस्टर को पैसे दे सकती है। इसी तरह से पुटेबल बॉन्ड भी होते हैं। अब पुटेबल बॉन्ड जो है ये इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन पुटेबल बॉन्ड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये टाइम बाउंड भी हो सकते हैं। मतलब कंपनी कह सकती है मतलब कंपनी सिंपली कह सकती है कि जी इतने अरसे के बाद यू कैन लाइक पुट द बॉन्ड फॉर मैच्योरिटी, कि अगर इन्वेस्टर चाहे तो इन्वेस्टर जो है अपने बॉन्ड के पैसे ले सकता है, या ये किसी स्पेसिफिक इवेंट की हैपनिंग के बाद जो है वो ये एक्टिवेट होती है कवेनेंट। मतलब ये जो शर्त है ये किसी स्पेसिफिक इवेंट के बाद जो है वो ट्रिगर होती है, ठीक है। सपोज कंपनी मर्जर की तरफ जा रही है, या कंपनी जो है एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, ठीक है। तो इस सूरत में अगेन द थिंग इज कि ये जो आपकी स्पेसिफिक क्लाज है या स्पेसिफिक कवेनेंट है ये जो है ये एक्टिवेट हो जाती है, और अगर इन्वेस्टर फिर चाहे तो इन्वेस्टर जो है वो बॉन्ड को पुट कर सकता है, मतलब बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट करा सकता है, ठीक हो गया। तो ये जी पुटेबल बॉन्ड है। इसके बाद हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है। कन्वर्टेबल बॉन्ड अगेन दीज आर कन्वर्टेबल इनटू स्टॉक्स, ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिकली वो कंपनी इशू करती हैं जो कि अभी ग्रो कर रही हैं। अब सपोज हम कहते हैं कि ना जब एप्पल जो है, एप्पल ने स्टार्ट में जब एप्पल को पैसों की जरूरत थी और लोगों को भी एप्पल का पता नहीं था कि एप्पल जो है उसमें इतनी ग्रो या इतनी बड़ी कंपनी वो बन जाएगी, तो उस सूरत में क्योंकि लोग जो है वो एक इन्वेस्टमेंट को रिस्की कंसिडर कर रहे होते हैं, तो दे डोंट वांट टू परचेज द इक्विटी, क्योंकि इक्विटी के डूबने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सूरत में कंपनी फिर क्या करती है, कंपनी लोगों को ईज रखने के लिए या लोगों को अश्योर करने के लिए कंपनी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करती है, जो कि सपोज 3-4 साल तक बॉन्ड, 3-4-5-8-10 साल तक बॉन्ड की तरह क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। मतलब सिंपली वो हर साल इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, और उसके बाद जब वो मेच्योरिटी की उनकी बारी आती है तो कंपनी इन्वेस्टर को फिर ऑप्शन देती है कि आपका अब अगर आप चाहें तो आप जो है बॉन्ड को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाय द टाइम कंपनी के साथ इन्वेस्टर जो है वो 5-6 साल तक चल चुका होता है, ठीक है, और कंपनी भी मेच्योर हो चुकी होती है, तो फिर कंपनी जो है वो इसके अगेंस्ट इक्विटी इशू कर देती है उधर, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो ये ना फेमस टाइप है, कुछ फेमस टाइप्स हैं लाइक कवर्नेंट्स की, जिनकी बेस पे हम बॉन्ड को उसका नाम जो है वो दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी टाइप्स उस तरह से जो है वो बॉन्ड की हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका लाइक पेमेंट किस तरह से होनी है। मतलब हम कहते हैं बुलेट पेमेंट होती है। बुलेट पेमेंट क्या होती है कि हमने बॉन्ड की पेमेंट एंड पे इकट्ठी करनी होती है, ठीक है। और एक सिंकिंग फंड प्रोविजन होती है। सिंकिंग फंड प्रोविजन क्या है? सिंकिंग फंड प्रोविजन सिंपली इज कि हम जो है वो एक फंड क्रिएट करते हैं जिसमें हम पैसे को इकट्ठा करते हैं, ठीक हो गया। तो उसमें हम पैसों को जी इकट्ठा करते हैं और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता करके हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हमने फंड क्रिएट किया, हमने 1 लाख रुपए के बॉन्ड इशू किए, हमने एक फंड क्रिएट किया, ठीक है। उस फंड में जो है अगेन 1 लाख में से 3 साल के अंदर ना 20,000 इकट्ठे हो गए। तो हमने क्या किया, 3 साल के बाद 20,000 रुपए के बॉन्ड लेके डिस्पोज ऑफ कर दिए। तो अगेन द थिंग इज कि डिफरेंट शरायत या डिफरेंट मामलात के हिसाब से आपके जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो बॉन्ड का एक फीचर ये भी है कि बॉन्ड आर फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी, ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन मार्केट नीड्स या इन्वेस्टर नीड्स, इनको हम जो है वो आल्टर कर सकते हैं, इनको हम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंसिडरिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ द
इन्वेस्टर। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी सिनेरियो अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अगेन कंपनीज ज्यादातर बॉन्ड्स इशू नहीं करती। ठीक है, इसकी ऑब्वियस सी बात है कि रीजन है। एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में हम जो इंटरेस्ट बेस्ड सिक्योरिटी है उसको ज्यादा पसंद नहीं करते जी। ठीक है, तो क्योंकि जनरली पब्लिक जो है वो ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती जिस सिक्योरिटी में अगेन इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो इसलिए अगेन कंपनीज इशू भी नहीं करती। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा डेफिनेटली ये है कि इसकी ना मार्केट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, स्टॉक मार्केट अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम जाके स्टॉक को बेच सकते हैं, स्टॉक को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की एज सच उस तरह से जो मार्केट है वो अवेलेबल जो है वो नहीं है जी। ठीक हो गया। तो अगर मार्केट अवेलेबल ना हो किसी चीज की तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके उसमें फिर लिक्विडिटी के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आपने एक दफा पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो वो पैसे हो सकता है कि आपके जो है वो पैसे कहें जी वो पैसे स्टक हो गए फिर। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी अगेन द थिंग इज कि पाकिस्तान में लोग जो है वो पसंद नहीं करते इन्वेस्ट करना इन द बॉन्ड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे डेफिनेटली लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स और बाकी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा सारी हैं। पाकिस्तान में कंपनियां क्या करती हैं, पाकिस्तान में कंपनियों को अगर लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत होती है तो पाकिस्तान में कंपनियां जो है वो बैंक से या म्यूचुअल फंड से या बैंक से लोन ले लेती हैं, या वो डायरेक्ट बॉन्ड जो है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज लाइक म्यूचुअल फंड्स वगैरह को क्या करती हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को जो है वो इशू जो है वो कर दिए जाते हैं डायरेक्टली बॉन्ड। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ने बॉन्ड्स को इशू जो है वो किया हुआ है पाकिस्तान में। तो अगर आप उनकी डिटेल उस तरह से देखना चाहें तो आप पैकरा की साइट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड इशुएंस के बाद कंपनी पे ना मैंडेटेड होता है कि कंपनी जो है उसकी क्रेडिट रेटिंग कराए। तो पैकरा क्योंकि वो क्रेडिट रेटिंग करती है, ठीक है, या हमारे पास दो कंपनी, एक पैकरा है पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या हमारे पास VIS क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो दोनों एजेंसीज की साइट आप विजिट कर सकते हैं और वहां पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से बॉन्ड जो है वो ओवर द टाइम इशू हुए हैं या इशू उस तरह से जो है वो नहीं हुए। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो है ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं जी। ठीक हो गया। तो पुत्र यहाँ, अच्छा, आफ्टर लाइक बॉन्ड्स जो तीसरी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, मतलब म्यूनिसिपल बॉन्ड, मतलब सिंपली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हमने देख ली थी पहले, उसके बाद म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हमने देखे या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज थी। ठीक है, फिर हमने कॉर्पोरेट सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उस तरह से देखे। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इज इक्विटी सिक्योरिटीज। ठीक है, इसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, इसको हम जो है वो शेयर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में इसको हम शेयर बोल देते हैं और अमेरिकन क्या करते हैं, अमेरिकन इसको जो है वो स्टॉक बोल देते हैं जी। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो कॉमन स्टॉक के नाम से जो है ये सिक्योरिटी उस तरह से नॉर्मली आती है। तो कॉमन स्टॉक क्या है, इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप स्टेक इन द कॉर्पोरेशन। अब सिंपली स्पीकिंग कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, पब्लिक उस शेयर को खरीद लेती है और उसके बाद पब्लिक जो है उस कंपनी के एक हिस्से की मालिक बन जाती है। ठीक हो गया। तो आपका जो कॉमन स्टॉक है ये रिलेटिवली फिक्स नेचर की सिक्योरिटी है, मतलब इसमें अगेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना एक जैसी होती है। इस तरह से हमने बॉन्ड में पढ़ा कि बॉन्ड इज फ्लेक्सिबल, तो कॉमन स्टॉक उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जी। ठीक है। अच्छा, अब कॉमन स्टॉक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम उस तरह से जो है वो देख लेते हैं, या इसमें जो पॉसिबल वेरिएशन आ सकती हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। तो कॉमन स्टॉक सबसे पहले वोटिंग राइट देता है जी अपने होल्डर को। मतलब अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो आई कैन वोट, अगर मेरे पास कॉमन स्टॉक है तो आई कैन वोट इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो मेरी वोटिंग से फिर डिसाइड होगा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जा डायरेक्टर बन के
कौन बैठेगा, मुझे रिप्रेजेंट कौन करेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे बॉन्ड्स हैं या डेट सिक्योरिटीज हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिलते, ठीक है। तो वोटिंग राइट में अगेन एक प्रॉक्सी का एलिमेंट भी उस तरह से जो है वो आ जाता है। ये उसी तरह से है जिस तरह से आप क्लास में जो है प्रॉक्सी बोलते हो, मतलब कोई इंडिविजुअल अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी प्रॉक्सी लगवाने की कोशिश करते हो, ठीक है। अच्छा, अब एनुअल जनरल मीटिंग में भी समटाइम्स ये होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में जो है वो इन्वेस्टर नहीं होता, तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर एक प्रॉक्सी फॉर्म फिल करता है और अपने किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को या अपने किसी मतलब इन्वेस्टर ग्रुप को उस तरह से प्रॉक्सी फॉर्म दे देता है, ठीक है। तो प्रॉक्सी फॉर्म के अगेंस्ट जो है फिर क्या होता है, प्रॉक्सी फॉर्म के अगेंस्ट वो इंडिविजुअल जिसको आपने प्रॉक्सी फॉर्म दिया हुआ है वो आपके बिहाफ पे वोट कर सकता है, ठीक है। तो क्लास की प्रॉक्सी जनरली उस तरह से लेजिटिमेट नहीं होती, लेकिन ये वाली प्रॉक्सी लेजिटिमेट होती है, अलाउड होती है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, फिजिकल एनुअल रिपोर्ट देखो, ठीक है, प्रिंटेड वाली एनुअल रिपोर्ट, तो उसके एंड पे ना प्रॉक्सी फॉर्म लगा होता है, ठीक है। मतलब अगेन द थिंग इज कि अगर आप इन्वेस्टर जो है वो अगर नहीं जा सकता एनुअल जनरल मीटिंग में किसी वजह से, तो वो अपना प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके अपने दोस्त को, अपने किसी जानने वाले को या उनका जो भी अगर कोई ग्रुप है इन्वेस्टर्स का, वो उसको जो है वो दे सकता है ताकि उसके बिहाफ पे जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या हो जाए, वोट किया जा सके, ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा राइट जो इक्विटी सिक्योरिटी को या कॉमन स्टॉक होल्डर को मिलता है दैट इज कैश फ्लो राइट। मतलब सिंपली स्पीकिंग कंपनी का जो कैश फ्लो होता है, मतलब कंपनी अगर कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही हो इन शेप ऑफ डिविडेंड, तो हर इन्वेस्टर को उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक जो है वो कैश फ्लो मिलता है जी, ठीक हो गया। मतलब सिंपली यू कांट रिफ्यूज एनीवन, ठीक है। आप रिफ्यूज नहीं कर सकते कि जी हम कुछ इन्वेस्टर को जो है डिविडेंड देंगे और कुछ इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो कैश फ्लो राइट है ये भी इक्विटी सिक्योरिटी होल्डर को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब जनरली जो वेरिएशन है ना वो इन दोनों राइट्स में आ सकती है, ठीक है। अब इन दोनों राइट्स में वेरिएशन क्या आ सकती है, समटाइम्स ना मतलब समटाइम्स एक कंपनी के पास दो क्लास ऑफ कॉमन स्टॉक जो है वो हो सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल पीआईए है। पीआईए का एक ए क्लास शेयर है और एक बी क्लास शेयर है। ए क्लास शेयर की वैल्यू सपोज इसकी पार वैल्यू 10 है और बी क्लास शेयर की पार वैल्यू 5 है, ठीक है। या ये भी हो सकता है जनरली कि ए क्लास शेयर जो है इसके पास वोटिंग राइट्स ज्यादा है या इसके पास कैश फ्लो राइट्स ज्यादा है। एक क्लास शेयर को हम सपोज कहते हैं कि उसके पास ना एक शेयर के अगेंस्ट 5 वोट्स है, ठीक है, एक शेयर के अगेंस्ट 5 वोट है। और बी क्लास जो हमारे पास जो है वो शेयर है उस पे एक शेयर के अगेंस्ट 1 वोट है, ठीक है। तो यहाँ पे वोटिंग राइट और कैश फ्लो राइट डेविएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्लास ऑफ शेयर के पास वोटिंग राइट ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरी क्लास जो है उसके पास जो है वो वोटिंग राइट और कैश फ्लो राइट जो है वो कम हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये अगेन इसमें वेरिएशन मैक्सिमम ये वेरिएशन उस तरह से जो है वो आ सकती है। तो ये वेरिएशन कब आती है, ये वेरिएशन नॉर्मली ऐसी सूरत में आती है जब आपके प्रमोटर्स जो हैं या वो लोग जिन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की होती है, वो लोग कंपनी का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाह रहे होते या कंट्रोल खोना नहीं चाह रहे होते, तो वो अपने आप को वो शेयर इशू करते हैं जिनके वोटिंग राइट्स ज्यादा होते हैं और पब्लिक को वो शेयर देते हैं जिनके वोटिंग राइट्स कम होते हैं। अब वैसी बात है कि फिर जिसके वोटिंग राइट ज्यादा होंगे वो शेयर थोड़ा सा महंगा बिकेगा। तो अगर आप पीई का शेयर भी देखो, ए क्लास और बी क्लास, तो उनकी प्राइस में डिफरेंस होता है जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से लाइक मतलब ये दो राइट्स जो हैं दीज कुड डेविएट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो फीचर्स हैं कॉमन स्टॉक के, ठीक है, इसमें कॉमन स्टॉक हैज रेजिजुअल क्लेम ऑन द कंपनी, ठीक है। रेजिजुअल क्लेम से मुराद ये है कि जो कुछ बच जाता है वो फिर कॉमन स्टॉक होल्डर को उस तरह से मिलता है, ठीक है। मतलब ये नहीं होता कि उनका राइट नहीं होता,
कि जी उनको पैसे मिलने ही मिलने हैं। तो रेजिजुअल क्लेम है कि अगर पैसे बच गए तो इनको मिलेंगे, अगर पैसे ना बचे तो अल्टीमेटली ये है कि जो कॉमन स्टॉक होल्डर है इनको पैसे उस तरह से जो है वो नहीं मिलते जी। फिर तो इसमें फिर अगेन वही है कि सपोज अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा सीनियर डेट, सबसे पहले जो सिक्योर्ड डेट है उसको पैसे मिलेंगे, फिर जो सीनियर डिबेंचर होल्डर है उसको पैसे मिलेंगे, फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को पैसे मिलेंगे, फिर उसके बाद जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पैसे मिलेंगे, और सबसे आखिर में रेजिजुअल अगर कुछ पैसे बच गए एंड पे तो वो इक्विटी होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर पैसे ना बचे तो इनको ऑब्वियस सी बात है कि पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। लास्टली लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब यू पीपल नो कि लाइक जो कॉर्पोरेशन है उसकी लायबिलिटी मतलब उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो कॉर्पोरेशन के साथ साथ में कॉर्पोरेशन को इक्विटी होल्डर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इक्विटी होल्डर की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, मतलब लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर कंपनी हमारी डिफॉल्ट कर गई है, ठीक है, तो पहले शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए और उसके बाद उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बेचा जाए। तो इन्वेस्टर्स की या इक्विटी होल्डर्स की, जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द अमाउंट विच दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ठीक है, उससे ज्यादा का नुकसान उन्हें नहीं हो सकता जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज कि अगर हम स्टॉक मार्केट में ऑब्वियस ही बात है कि आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में पीएसएक्स में जाके उस तरह से अगर देखें तो पीएसएक्स जो है उसकी साइट पे आप कोई भी स्टॉक की जो करंट उसके मामला चल रहे हैं उसको देख सकते हैं कि जी उसकी प्राइस कितनी है, उसका पिछले साल पूरे साल में लो कितना रहा है, पूरे साल में हाई कितना रहा है। ठीक हो गया। तो अगेन द थिंग इज कि हमारे ये यहाँ पे ना मैंने क्या किया, मैंने ओजीडीसी है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, ये पाकिस्तान की एक बड़ी या ब्लू चिप कंपनी उस तरह से कंसीडर जो है वो की जाती है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट पुराना है, पिछले साल का उस तरह से जो है वो है 2 अप्रैल का जी। ठीक है, 2 अप्रैल 2012 का जी है ये स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो बेसिकली ना ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है अगर आप ओजीडीसी को वहां पे जो है वो जाके सर्च करें। ठीक है, तो आप खुद भी ये कर सकते हैं, आप डेटा पोर्टल या ये जो साइट है नीचे इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो यही जो है ये स्टॉक की इंफॉर्मेशन खुल जाएगी, या आप dps.psx.com.pk पे जाके वहां पे ऊपर सर्च बार में किसी भी कंपनी का नाम लिखेंगे तो उस कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारी की सारी ना इस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एक ग्राफ शो कर रहा है कि कंपनी की प्राइस जो है वो इंक्रीज की है, तो यहाँ पे ना ये 1D 1M 6M YTD 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना चेंज कर सकते हैं, मतलब सिंपली ये फिलहाल ना 1 डे पे ग्राफ जो है वो आया हुआ है, तो ये एक दिन का ग्राफ है। आप 1 मंथ पे करेंगे तो वो आपको 1 महीने की प्राइस दिखा देगा, 6 मंथ्स को करेंगे तो 6 महीने की दिखा देगा। YTD होता है ईयर टू डेट, मतलब यकम जनवरी से लेके अब तक की प्राइस आपको दिखाएगा। 1 ईयर तो 1 साल की, 3 ईयर तो 3 साल की, 5 ईयर तो 5 ईयर की प्राइस का आपको ग्राफ दिखा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ₹82.2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये उसकी करंट प्राइस है जी, मतलब जो लास्ट प्राइस थी इस लास्ट जो ट्रेड हुई है मार्केट में। ठीक है, ये स्टॉक लास्टली मार्केट में 82.02 पे ट्रेड हुआ है, जो कि मार्केट प्राइस उसकी जो है वो कहलाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये 0.572 यहाँ पे आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो प्राइस है ये एक दिन में, या ये प्राइस जो है ये 5.72 से बड़ी है जी। ठीक है, इंक्रीज का साइन यहाँ पे आ रहा है, ग्रीन कलर में है, अगर ये डिक्रीज होती है तो रेड कलर में होता है, डिक्रीज का साइन आता है यहाँ। ठीक है, तो मतलब ये है कि आज हमारी प्राइस में 7.5% का इजाफा हुआ जी ओजीडीसी की इस प्राइस में। ठीक है, तो ये हमारे पास ना मेन प्राइस की इंफॉर्मेशन है।
राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास जो है वो और इंफॉर्मेशन जो है दी होती है और डिटेल दी होती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ना ये REG है, REG इज फॉर द रेगुलर लॉट, ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर आपने शेयर खरीदना है बेचना है तो रेगुलर लॉट्स में आप खरीदते हैं बेचते हैं, मतलब एक शेयर नहीं खरीदते बेचते आप जो है वो कम से कम 500 शेयर जो है वो खरीद रहे होते हैं। तो एक लॉट जो है वो 500 शेयर्स की होती है, ठीक है। FUT फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने इस शेयर का फ्यूचर खरीदना है या बेचना है तो वो FUT में ट्रेड हो रहा होगा, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ओड लॉट भी होती है, मतलब सिंपली अगर 500 से कम शेयर की कोई लॉट है, ठीक है, तो वो ओड लॉट उस तरह से जो है वो कहलाती है। अब इसमें से इसमें अगेन द थिंग इज कि आपने 500 से कम शेयर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपके पास ओड लॉट में उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही होगी। ओड लॉट ज्यादातर ट्रेड नहीं होती, जो रेगुलर लॉट्स हैं वही ज्यादातर ट्रेड उस तरह से जो है वो हो रही होती हैं, जो कि पाकिस्तान में 500 शेयर्स के मल्टीपल से उस तरह से जो है वो हमारी चलती है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ओपन है 77.53। इसका मतलब सिंपली ये है कि आज के दिन जो प्राइस ओपन हुई थी वो इस वैल्यू से ओपन हुई थी, ठीक है। फिर ये वैल्यू बढ़ के हमारी जो है वो 82.02 पे जो है उस तरह से चली, ठीक है। फिर हाई आ रहा है, ये आज के दिन हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही, वो 82.02 है। फिर लो आ रहा है जी, तो लोएस्ट वैल्यू क्या गई जी, लोएस्ट वैल्यू आज के दिन 77 रुपए की उस तरह से जो है हो गई। वॉल्यूम आज के दिन कितना ट्रेड हुआ, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बिके या लोगों ने खरीदे, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो है वो आ रहा है, और वो स्पेसिफिक दिन 87 लाख शेयर इसके जो है वो ट्रेड हुए थे जी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सर्किट ब्रेकर आ रहा है जी, ठीक है। अब सर्किट ब्रेकर का अल्टीमेटली अगेन द थिंग इज के हमारा जो है सर्किट ब्रेकर मतलब हम बोलते हैं अगर हमारा शेयर जो है ये बहुत तेजी से उस तरह से जो है वो बढ़े तो उसे सर्किट ब्रेकर उस तरह से जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब सर्किट ब्रेकर से ज्यादा वैल्यू पे फिर ट्रेड उस तरह से नहीं होता, मतलब अल्टीमेटली ना स्टॉक मार्केट ने अपने मैकेनिज्म को सिक्योर बनाने के लिए ना ये मामला चलाए होते हैं कि मतलब सिंपली अगर आपका जो है वो प्राइस 5% से बढ़ जाए ना किसी एक दिन में, तो फिर उससे ज्यादा वैल्यू पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब सिंपली अब ये वैल्यू जो है 7.5 पे 82.2 पे जो है आपकी वैल्यू जो है इस टाइम पे जो है वो खड़ी है। तो 82.2 जो है यहाँ पे अगेन द थिंग इज कि आपकी जो वैल्यू है वो 7% से बढ़ गई। अब इस गिवन डे में आप 82.02 से ज्यादा पे इसको ट्रेड नहीं कर सकते, ना आप खरीद सकते ना आप बेच सकते। आपने अगर खरीदना है बेचना है तो आपने 82.02 पे ही खरीदना है या बेचना है जी, ठीक है। ठीक हो गया, नॉट मोर देन दैट। सिंपली स्पीकिंग देखें ये 77 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 77 से लेके ये 82 पे गया, ठीक है। तो ये आपका 7% से बढ़ गया, ठीक है। अब इसी रेंज में ये ट्रेड होगा, इस रेंज से ज्यादा या कम पे ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पे रेंज दी गई है कि 70 से लेके 82 के दरमियान आज ये ट्रेड हो सकता है, ठीक हो गया। इससे बिलो पे अगर ये जाएगा तो ये ट्रेड उस तरह से जो है फिर नहीं हो सकता उस दिन में। अगले दिन में फिर अगेन द थिंग इज कि कोई उस तरह से जो है वो नहीं होता, तो लॉक नहीं लगता उसको, ना फ्लोर लगता। फ्लोर बोलते हैं हम मिनिमम लेवल को, ठीक है, और सीलिंग बोलते हैं हम हाईएस्ट लेवल को, ठीक है। तो फ्लोर या सीलिंग उस तरह से नहीं लगती, तो वो सर्किट ब्रेक उस तरह से नहीं होता। ये इसकी डे की रेंज है कि मिनिमम 77 से लेके मैक्सिमम 82 तक शेयर गया है। ये 52 वीक्स की रेंज है। 52 वीक्स ना पूरा साल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि पिछले साल में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रही, इसकी मिनिमम वैल्यू रही जी 73.25 और मैक्सिमम वैल्यू क्या रही 155.25। मतलब यहाँ से ना रिस्क का पता लगता है कि ये स्पेसिफिक जो शेयर हमारा है इसका रिस्क जो है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक ओपन मार्केट होती है, एक फिर डीलर्स मार्केट होती है, डीलर भी वहां बैठे होते हैं, ठीक है। अब डीलर अलहदा से ना अपनी प्राइस उन्होंने कोट की होती है, ठीक है।
तो वहां वो यहाँ पे आस्क प्राइस और बिड प्राइस में आ रही होती है, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिकली डीलर बिड प्राइस पे परचेज करता है और आस्क प्राइस पे बेचता है, ठीक है, तो डीलर ना रेडी बैठा होता है। अब देखो बिड प्राइस जो है ना वो 82.02 है, ठीक है। तो जो डीलर जो है वो इतने पे खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, और बिड वॉल्यूम भी आ रहा है कि डीलर जो है वो 30,960 रुपए शेयर, 960 शेयर जो है वो 82.02 पे खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन वो बेच नहीं रहा फिलहाल, ठीक है। तो सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस ना इससे ऊपर जाएगी अगले दिन जब भी मार्केट उस तरह से जो है वो खुलेगी जी, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे मामला ना आपके उस तरह से चल रहे होते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे है, एलडीसीपी है, वेरिएंस है, हेयर कट है, ठीक है। ये प्राइस अर्निंग रेशियो भी आपकी यहाँ पे दी हुई है, 1 साल की चेंज दी हुई है कि 1 साल में जो है वो आपका कितना चेंज 44.3% नेगेटिव चेंज आया है, ठीक है। ईयर टू डेट में चेंज कितना आया है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट ए स्पेसिफिक स्टॉक या किसी भी स्टॉक को अगर आपने रीड करना है, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है मिल रही होती है कि उसकी प्राइस क्या है, उसका रिस्क क्या है, उसके सारे मामला जो है वो किस तरह के हैं जी।